नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पीएम मोदी मंगलवार को लोकसभा में महाकुंभ में आयोजन पर बोले हैं। उन्होंने इस दौरान इस आयोजन में योगदान देने वालों का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मैं सदन के माध्यम से देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ है। वहीं महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सभी कर्म योगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालु, उत्तर प्रदेश व विशेष रूप से प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। वहीं पीएम ने कहा कि पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने हम सभी को यह एहसास कराया है कि देश अगले 1000 वर्षों के लिए कैसे तैयार हो रहा है। वहीं इस वर्ष महाकुंभ ने हमारी सोच और मजबूत की है तथा देश की सामूहिक चेतना हमें देश के सामर्थ्य के बारे में बताती है। मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। जैसे भक्ति आंदोलन के कालखंड में हमने देखा
कैसे देश के कोने कोने में आध्यात्मिक। अब देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मिनी बसों का किया जा रहा है संचालन, जहां राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में की जा रही है संचालित। जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया है रवाना। जहां सीएम कैंप कार्यालय परिसर से दिखाई गई है हरी झंडी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बताई जा रही है, जहां पर मिनी बसों का संचालन किया जा रहा है, जहां राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में की जा रही है संचालन। वहीं पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया है रवाना। सीएम कैंप कार्यालय परिसर से दिखाई है हरी झंडी। अब लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व सीएम मायावती का सुरक्षा के लिए एनएसजी मॉक ड्रिल किया गया है। जहां मॉक ड्रिल को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर हुआ है मॉक ड्रिल का आयोजन। जहां नौ मॉल एवेन्यू पर सुरक्षा जांच के लिए एनएसजी करेगी मॉक ड्रिल। सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर और पुलिसकर्मियों होंगे शामिल। स्थानीय पुलिस, फायर और एम्बुलेंस टीम भी रहेगी मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर पूर्व सीएम मायावती की सुरक्षा के लिए एनएसजी मॉक ड्रिल किया जा रहा है। जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर हुआ है मॉक ड्रिल का आयोजन। जहां 9 मार्च एवेन्यू पर सुरक्षा जांच के लिए एनएसजी करेगी मॉक ड्रिल और सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर और पुलिसकर्मी भी इसमें होंगे शामिल। वहीं स्थानीय पुलिस, फायर और एम्बुलेंस की टीम भी रहेगी मौजूद। संभल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संभल विवादित जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला सामने आया है, जिसमें एएसआई द्वारा और मजदूर बढ़ाकर किया जा रहा है काम। जहां जल्दी पूरी की जा रही है मस्जिद की रंगाई पुताई। जहां मस्जिद के पिछले हिस्से पर लगी है सजावटी लाइटें। जहां हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार तय सीमा में काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है और 1 सप्ताह के अंदर काम पूरा करने का दिया था निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो संभल विवादित जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला है, जिसमें संभल विवादित एएसआई द्वारा और मजदूर बढ़ाकर किया जा रहा है काम। जहां जल्दी पूरी की जा रही है मस्जिद की रंगाई पुताई। मस्जिद के पिछले हिस्से पर लगी है सजावटी लाइटें। जहां हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार तय सीमा में काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है। 1 सप्ताह के अंदर काम पूरा करने का दिया गया था निर्देश। उत्तर प्रदेश बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष मार्च के अंत तक चुन लिया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में जिलाध्यक्षों का चुनाव संपन्न हो चुका है। जहां जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई लोग सक्रिय हो गए हैं। बीजेपी के संविधान में यह प्रावधान है कि किसी भी प्रदेश में अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम 50% जिलों में अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होना चाहिए और इस लिहाज से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 70 जिला महानगर अध्यक्षों का चुनाव करके इस मानक को पूरा कर लिया है। गौरतलब है कि बीजेपी हाईकमान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव के लिए 40 दिन का समय बढ़ा दिया था। इस समय सीमा के भीतर ही यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराना होगा। गाजीपुर जिला जेल में बंदियों को मोबाइल फोन पर बात कराने के मामले में शासन स्तर से बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां डीजी जेल ने जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया है। दरअसल जिला जेल में प्राइवेट नंबर से कॉल कराने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां अवैध रूप से जेल के अंदर से फोन कॉल करवाने की पुष्टि होने के बाद डीजी जेल ने जेलर राकेश कुमार वर्मा और डिप्टी जेलर सुखवती देवी को निलंबित कर दिया है। इधर जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। वहीं पुलिस प्रशासन की जांच से पता चला है कि जेल में बंद विनोद के साथ ही और भी बंदी कैदियों को मोबाइल फोन पर बात कराई गई है। कई बंदी कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिए जाने का मामला सामने आया है, जहां सुविधा लेने वालों को मोटी रकम देनी पड़ती है। देखिए, ये गंभीर शिकायत प्राप्त हुई थी कि पूर्व में जो एक ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया था एक विनोद गुप्ता के विरुद्ध,
और उस पर मुकदमे भी कई दर्ज हैं, जो एक कोचिंग चला करके बच्चों को एक झांसे में फंसाता है नौकरी देने के। तो उस पे एक अलग से अभियोग चल रहा था, और उसी सिलसिले में कुछ लोगों ने पुलिस कार्यालय में एसपी साहब को शिकायत दी कि उनको मुकदमा वापस लेने की धमकी विनोद गुप्ता द्वारा गाजीपुर जेल से फ़ोन कर की जा रही है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने जांच किया, मैंने और एसपी साहब ने और हमारी टीम ने, कि ये आरोप कितने सही हैं कितने गलत। और हम लोगों ने पाया कि आरोप सही थे, और जेल के अंदर से ही कुछ कैदियों की मिली भगत से एक तरह से एक अवैध पीसीओ का संचालन हो रहा था, जिससे कुछ कैदियों को बाहर के नंबरों पर बात कराई जा रही थी जिससे वो चाहें, और इसके लिए कुछ रकम भी वसूली जा रही थी। और जो जेल का स्टाफ इसमें इन्वॉल्व था वो जेल के अधिकारियों के रीडर का काम भी करता था, तो उसकी प्रथम दृष्टया संलिप्तता प्राप्त हुई है, और हम लोगों ने जांच करके रिपोर्ट शासन को भेजी, और उस पर जेलर और आप खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में मौसम ने फिर बदला है रुख, जहां 20 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र में जारी हुआ है अलर्ट, जहां सोनभद्र, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ में भी अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ कुशीनगर, अमेठी, सुल्तानपुर, गोरखपुर भी इस अलर्ट शहरों में शामिल है। बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई है चिंता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है, जहां बिन मौसम बरसात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां 20 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र के साथ साथ सोनभद्र, मिर्जापुर, आजमगढ़, मऊ में भी अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ कुशीनगर, अमेठी, सुल्तानपुर, गोरख भी अलर्ट शहरों में शामिल हैं। कुरुक्षेत्र पुलिस ने दोस्त के सर पर फावड़ा मारकर हत्या की कोशिश करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संदीप निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी कैथल के रूप में हुई है, जहां पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया फावड़ा भी बरामद किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि होली के दिन 14 मार्च को संदीप और राजपाल ने शराब पी रखी थी, जहां इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो जल्द ही गाली गलौज में बदल गई। जब राजपाल ने विरोध किया तो संदीप ने उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। थोड़ी देर बाद जब राजपाल सोने के लिए रैन बसेरे के अंदर जा रहा था, तभी संदीप ने अचानक फावड़ा उठाकर उसके सर पर वार कर दिया। हमले से राजपाल के सर पर गहरी चोट लगने से जमीन पर गिर गया, लेकिन संदीप ने रुकने के बजाय उस पर और भी कई वार किए। शोर सुनकर अन्य लोग पहुंचे और किसी तरीके से संदीप को रोका, जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया है। इस पर थाना कृष्णा गेट के अंतर्गत आने वाली सुभाष मंडी चौकी के इंचार्ज मलकीत सिंह ने बताया कि पुलिस ने संदीप के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी, जहां मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हमें दिनांक 14/3/2025 को सूचना मिली थी कि जो रहन बसेरा है फ्लाईओवर के नीचे, उसमें दो व्यक्तियों के आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति को काफ़ी चोटें आई थी। तो पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची, यहाँ पर हॉस्पिटल में वो काफ़ी सीरियस था, उसकी स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर पाए। उसमें आई विटनेस की हमने स्टेटमेंट, जो अनिल कुमार है, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके हमने दिनांक 25 को 145 नंबर एफआईआर रजिस्टर की है अटेम्प्ट टू मर्डर में। और हमने कल दिनांक 16/3/25 को जो आरोपी था संदीप, जो कैथल का रहने वाला है, वो भी रहन बसेरे में रहता है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और आज हम उसको माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। हमें खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां जलालपुर थाना इलाके की एक विवाहिता और उसके पति और जेठ ने दहेज में 5 लाख रुपए की मांग की, जिसे न देने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को घर से बाल पकड़कर बाहर निकाल दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं विवाहिता की तहरीर पर सम्मनपुर थाने में पति जेठ पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पर पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
माध्यम से पुलिस की जानकारी में एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें प्रथम दृष्टया जो जांच करवाई गई है तो ये तथ्य निकल के आए हैं कि एक महिला जिसकी शादी 2024 में हुई थी और उसका ससुराल थाना क्षेत्र जलालपुर में था और मायका जो है सम्मनपुर में है, उसके ससुराली जनों के द्वारा एवं पति के द्वारा उसको मारपीट कर बाहर निकाला जा रहा है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त किया गया और तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करवाया गया है दहेज उत्पीड़न के कानून के अंतर्गत। इसमें 4 लोगों के विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है और क्राइम नंबर जो है 48/25 है। इसमें साक्ष्यानुसार जो है इन्वेस्टिगेशन करवाकर उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद धामी कैबिनेट के 5 पद रिक्त हो गए थे। माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने के साथ ही कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जब बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार पर निर्भर करता है। वह केंद्रीय नेतृत्व का जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा उस समय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। देखिए, हमारी सरकार में पहले से ही 4 मंत्री के पद रिक्त चल रहे हैं और मंत्री पद रिक्त होने के कारण मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं बनी रहती हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, ये इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास रहता है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो मंत्रियों का विस्तार भी होगा। देखिए, हमारी सरकार में पहले से ही 4 मंत्री के पद रिक्त चल रहे हैं और सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं हर नागरिक का अधिकार है और इसी मुद्दे को लेकर कन्याकुमारी से लोकसभा सांसद विजय कुमार उर्फ विजय वसंत ने सदन में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने स्वास्थ्य भविष्य के लिए दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने और सभी के लिए उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं सुलभ बनाने पर विस्तृत चर्चा की मांग की है। अब देखना होगा कि सरकार इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती है और क्या कदम उठाए जाते हैं। मुजफ्फरनगर के शिव चौक स्थित एक चप्पल शोरूम में चोरी की अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक महिला शोरूम में घुसी और 3 जोड़ी चप्पल चुराकर फरार हो गई है। यह पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जहां शोरूम मैनेजर ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की पहचान करने में जुटी हुई है। खबर श्रावस्ती से है, जहां एक अध्यापक पर छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल में पढ़ाने के दौरान अध्यापक ने 2 बच्चियों को पहले परेशान किया और फिर उनके साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिसके बाद पीड़ित छात्रों से परिजनों ने इस पूरे मामले की तहरीर पुलिस में दी है। जहां पर मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। इसी कड़ी में बीएसए अजय कुमार ने आरोपी शिक्षक को निलंबित किया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सिरसिया क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय संतलिया का बताया जा रहा है। जी, हमको संज्ञान में आया। मैंने बीओ जमुना की अध्यक्षता में अपने डीसी निर्मल सपना सोनी और एनडीएम की रागिनी शर्मा को मैंने भेजा वहाँ पे। उसमें बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। अमर्यादित आचरण करने का मामला प्रकाश में आया है। तो मैंने उनके रिपोर्ट के आधार पर, प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए श्री प्रभाकर श्रीवास्तव अध्यापक को मैंने सस्पेंड कर दिया है। थाना सिरसिया क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक प्रभाकर श्रीवास्तव द्वारा विद्यालय की 2 नाबालिग छात्राओं के साथ अनुचित आचरण के संबंध में सूचना प्राप्त की गई थी। तत्काल पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बजट सत्र पर चर्चा हुई है, समय कम रखा गया है। आप लीडर खुद कहते थे कि सत्र लंबा होना चाहिए और अब इतना कम समय रखा गया है कि इंदिरा भवन में बहुत से साथी आना चाहते थे। आज वो यहां आए हैं। सरकार हर मोर्चे पर फेल है।
वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वार्डिंग ने बयान देते हुए कहा कि लुधियाना उपचुनाव हम बड़े मार्जिन से जीतेंगे। लोगों ने इनको नकार दिया है। केजरीवाल और भगवंत मान वहां पर हैं लेकिन कोई काम नहीं किया। जल्दी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। अध्यक्ष जी राजा वड़िंग साहब, हमारी छोटी बहन डिप्टी लीडर मेरे अन्ना जी, वो भी साथ पाड़ा जी वो कहाँ गए, पाड़ा साहब भी पीछे हैं, कैप्टन संदीप सिंह संधू साहब। तो ऐसा है कि बहुत सारे एमएलएज भी इंदिरा भवन आना चाहते थे, नए दफ्तर को भी देखना चाहते थे। और क्योंकि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग की वजह से बघेल साहब, जिनको हमने स्पेशली इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप चंडीगढ़ में मीटिंग कीजिए, मगर आज उन्होंने ये बात हमें कही कि आज कमेटी की मीटिंग है, मुझे आज टाइम निकाला नहीं जा पाएगा और टाइम बहुत कम है, तो इसलिए सभी लोग इधर आ गए। किस प्रकार आने वाले दिनों के सैशन के विधान सभा स्तर शुरू होना है सत्र, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਸੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਿਆਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। मोदी नगर में एक निजी अस्पताल में एक 28 वर्ष की महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है और डॉक्टर के अनुसार डिलीवरी समय से पूर्व हुई है। उसके बावजूद भी तीनों बच्चे और महिला स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। हालांकि समय से पूर्व जन्मे तीनों शिशुओं को सुरक्षा की दृष्टि से नर्सरी में रखा गया है, जहाँ डॉक्टरों के अनुसार इस तरह के बच्चे IVF तकनीक के चलते ही संभव होते हैं, लेकिन बिना किसी तकनीक के ट्रिपलिंग बच्चे पैदा होना असाधारण होता है और उनके जीवन का ये पहला मामला है। महिला के परिवार में खुशी का माहौल है। वही महिला पहले ही 3 बच्चियों को जन्म दे चुकी है और लड़के की चाहत के चलते उसकी ये चौथी डिलीवरी है, जिसमें महिला ने 2 लड़की और 1 लड़के को जन्म दिया है। 28 वर्षीय महिला मोदी नगर के गोविंदपुर क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। आज ये महिला हमारे पास पिछले काफ़ी टाइम से चल रही है। इसके 3 बच्चे हैं। आज ये पानी लीकिंग करके आई थी। बच्चे ने 2 बच्चे थे, इन्होंने मेकोनियम पास कर लिया था, मतलब बच्चों ने लैट्रिन कर ली थी। अभी बच्चों का टाइम था, मतलब अभी 8 महीने हुए थे, बट हमें मजबूरन इसकी डिलीवरी करनी पड़ी क्योंकि 3 बच्चे अंदर थे। फीटल डिस्ट्रेस तीनों बच्चों को हो रहा था और मेकोनियम भी था, इसलिए आज हमें सीजर करके बच्चों को निकालना पड़ा और हमें बड़ी नर्सरी भेजना पड़ा। क्या स्थिति है अभी जो माँ है बच्चों की? माँ बिल्कुल ठीक है, माँ में कोई दिक्कत नहीं है। जो ब्लीडिंग वगैरह थी वो सब कंट्रोल्ड है, माँ यही है, माँ बिल्कुल ठीक है। बट तीनों बच्चों को हमने बड़ी नर्सरी भेजा है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है? जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। क्या इससे पहले और माँ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या इससे पहले भी कोई ऐसा मामला आया था जिसमें किसी महिला द्वारा इस तरह के इतने बच्चों को जन्म दिया गया? आजकल ट्रिपलेट्स बहुत कम हो गए, बहुत रेयर देखने को मिलता है, या तो IVF में ही मिलते हैं, नेचुरली तो बहुत कम है। तो ट्रिपलेट कासगंज जिले में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने कॉलेज पढ़ने जा रहे भाई बहन को रौंद दिया है, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। रोडवेज बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि यह मामला जनपद कासगंज की कोतवाली क्षेत्र के गांव मोहनपुरा के पास की घटना है, जहां मोटरसाइकिल पर भाई बहन कॉलेज जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसमें भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। रोडवेज बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों भाई बहनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक भाई बहन के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रातः 9 बजे करीब थाना क्षेत्र कासगंज के गांव अफजलपुर, जो हाथरस रोड पर पड़ता है, अफजलपुर गांव के 2 बच्चे जो सगे भाई बहन हैं, एक की उम्र 16 वर्ष और एक की 14 वर्ष है। दोनों बच्चे एक मोटरसाइकिल पर बैठ करके अपने स्कूल जा रहे थे। उसी दौरान हाथरस की तरफ से आ रही एक रोडवेज बस ने पीछे से इनको टक्कर मार दी, जिससे इन दोनों बच्चों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना से वहाँ ग्रामीणों ने आक्रोश लगा करके वहाँ पे सड़क रोक दी। तत्काल मौके पर पहुंच करके पुलिस बल द्वारा और
ग्रामीणों के सहयोग से उन दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है और बस को कब्जे पुलिस में लेकर के इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य पर कहा कि वह प्रधानमंत्री की बात से समर्थन करना चाहता था। कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है। एक शिकायत थी कि प्रधानमंत्री ने जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी। जो युवा कुंभ में गए उन्हें प्रधानमंत्री से रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को उस पर भी बोलना चाहिए था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को तो बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं देते हैं। ये नया भारत है। दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।